नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ओके, सिलेबस जो है आपके सामने है, सब इंस्पेक्टर का आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट जो है सिलेबस को डी कोड करेंगे, वो हमसे अलग से लेक्चर लाएंगे। बट अभी आज के लिए जो रहेगा वो है ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें एक तो पॉलिटी पढ़नी है, गवर्नेंस, ये दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में, एक तो आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK नहीं पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। ओके, पहला पॉइंट ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी बता देते हैं आपको। इसमें पढ़ना है एक तो बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एंड में। ओके, कब पढ़ेंगे? जब मॉडर्न हिस्ट्री हम ख़त्म करेंगे, जब हिस्ट्री हम ख़त्म करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के एंड में ही उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड आता है। तो अब हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही कहाँ से होता है? प्रीएम्बल से। ओके, प्रीएम्बल से ही, और टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है। प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम करेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की जब एंड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें पढ़ लेंगे बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ओके, तो इसमें एक टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? एक तो आ गया प्रीएम्बल। ओके, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पढ़नी है आपने, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, सिटीजनशिप पढ़नी है। और क्या क्या पढ़ना है इसमें? फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, और DPSP पढ़ना है। ओके, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है वो पढ़ना है आपने। पार्लियामेंट पढ़ना है आपने, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, और फिर आपने पढ़ना है मोस्टली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने पढ़ना है गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के बारे में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपने पंचायती राज, जो कि सिलेबस में भी मेंशन किया है पंचायती राज। तो PRI जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये आपने पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। ओके, तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपने सब चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट के बारे में सारी डिटेल पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। उसमें जैसे लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गया और प्रेसिडेंट आ गया, तो इनके बारे में सारी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है पंचायती राज, मैंने बता दिया पंचायती राज पढ़ने ही पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसीज़ एंड राइट इश्यूज़। ओके, इसमें हम एक पढ़ेंगे NHRM। ओके, ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज़, पब्लिक पॉलिसी में मोस्टली हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स रहती हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम जो भी रहेंगी, और पढ़नी कौन सी है, 2021-22 के लिए जो रहेंगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बजट आया 2021 का, उसमें मोस्टली स्कीम्स रहेंगी 2021 के बजट में, वो वाली पढ़ेंगे। और बजट अगर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होता है तो हम बजट जो आएगा कौन सा 22 वाला, वो भी पढ़ देंगे। लेकिन मोस्टली आपने क्या करना है कि स्कीम्स पढ़नी है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, राइट इशू में भी हम देख लेंगे, एक NHRM के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी डिटेल उसमें देख लेंगे। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम में और क्या चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो हम देख लेते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें जो है पॉलिटिकल सिस्टम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जितना भी इंडियन पॉलिटी है। और ये आज का जो लेक्चर रहेगा वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली आपने इसके लिए रेफ़र अगर करनी है कोई बुक, तो बढ़िया सी बुक है एक लक्ष्मीकांत की। ओके, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया बुक है, वही आप रेफ़र कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक के लिए। ओके, बाकी जितना भी टॉपिक है ये अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे आपको, और अलग अलग सिलेबस डिकोड होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को है, क्या छोड़ने को है, पता चल जाएगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है हमने। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया वो हम पढ़ेंगे। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कब पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एंड के टाइम में, वो पढ़ लेंगे। लेकिन प्रीएम्बल क्या है भाई साहब? प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लेट अस टेक एग्जाम्पल की एक किताब है, ओके, बुक है। बुक में जब भी देखते हो आप
तो सबसे पहले क्या होता है, प्रीफेस होता है। ओके, प्रीफेस उसमें क्या होता है, दिए होते हैं टॉपिक कि ये इस किताब में टॉपिक है। फॉर एग्जांपल ये किताब है और इसमें आप प्रीफेस देखते हो, तो प्रीफेस में क्या लिखा होता है कि ये टॉपिक इसमें, या ये यूनिट इसमें है, तो उससे आपको क्या पता चलता है, जब लिखा होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि ये टॉपिक है, उससे आपको ये आइडिया मिलता है कि इस पूरी बुक में क्या लिखा गया है। तो वैसा ही क्या होता है, प्रीएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें कंट्री को गवर्न कैसे करना है, हमारी इंडिया है। ओके, इंडिया को गवर्न कैसे करना है, कौन सी गवर्नमेंट रहेगी। ओके, गवर्नमेंट कैसी रहेगी, पार्लियामेंट्री रहेगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में रहेगी, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा कैसे उसको चुनना है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सारी बॉडीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, और जो जैसे फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से अधिकार सिटीजन के पास रहेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो ये मान के चलो, जैसे एक किताब होती है उसमें क्या होता है, यूनिट दिए होते हैं, उससे आपको ये आइडिया मिलता है प्रीफेस से कि क्या होता है, पूरी बुक में क्या लिखा गया है। वैसा ही है प्रीएम्बल। एक पन्ना रखो ऐसे कि फ्रंट पेज में इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले प्रीएम्बल लिखा गया है। प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है वो हम देखते हैं। फर्स्टली प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल वर्ड जो है प्री का मतलब क्या होगा, प्री मतलब पहले। ठीक है, बुक के सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफेस आ गया। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा वो ही दर्शाता है हमारा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल सबसे पहले जो अडॉप्ट किया गया था ये यूएसए ने किया था। ओके, ये याद होना चाहिए। प्रीएम्बल जो है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगन विद अ प्रीएम्बल। ओके, किसने फर्स्ट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था जो बिगन होता है किसके साथ, प्रीएम्बल के साथ। इस तरह जैसे जैसे यूएसए ने फर्स्ट बिगन किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट किया, वैसे वैसे अदर कंट्री भी इसको प्रैक्टिस करने लगी। और बीच में कौन सा आ गई, इंडिया भी आ गया। इंडिया भी सेम फॉलो प्रैक्टिस करता है कि पूरी बुक है समझ लो, तो उसका प्रीफेस में क्या दिया गया है, प्रीएम्बल। मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला पन्ना कौन सा है, प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल क्या दर्शाता है, प्रीएम्बल ये दर्शाता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, अब की पॉइंट जो एग्जाम के लिए आपने याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा, कभी कभी आ जाएगा कि प्रीएम्बल, द टर्म प्रीएम्बल का मतलब क्या है। प्रीएम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है या फिर इंट्रोडक्शन है। ओके, तो आपने याद रखना, टर्म प्रीएम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इट कंटेन द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, दो पॉइंट आगे, एक तो आपने याद रखना है कि इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, किसको, प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल के बारे में पढ़ ले हम। ओके, इट कंटेन द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, N.A. पालखीवाला ने, जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला था कि प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है। भाई साहब, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला प्रीएम्बल को, वो बोला था N.A. पालखीवाला ने। ओके, तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रीएम्बल को किसने बोला, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, N.A. पालखीवाला ने बोला। ओके, और कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल है क्या भाई। प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जैसे B.R. अम्बेडकर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल को क्या माना जाता है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। तो मतलब हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, ठीक है, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे इंडिया में, वही रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पता होना चाहिए। इट इज अ नॉन जस्टिसेबल। भाई नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हुआ कि ये जस्टिसेबल नहीं है। तुम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ओके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, किसके बेस पे, प्रीएम्बल के बेस में, कि हाँ प्रीएम्बल में ये चीज़ लिखी है तो हमें चाहिए ही चाहिए कि ये कोई फन। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, जस्टिसेबल नहीं है।
ओके। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके बेस पे है। ओके, तो ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा, ओके, ये नीचे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे इनेक्ट हुआ है हमारा 26 जनवरी 1950 में, क्या हुआ है, इनेक्ट हुआ है। क्या बोला मैंने, इनेक्ट हुआ है। लेकिन अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, ये अडॉप्ट हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखने आपने। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब हुआ, तो वो हुआ है 26 नवंबर 1949 में। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ है। पॉइंट पढ़ना आपने, अडॉप्ट हुआ है। और क्या हुआ, अडॉप्ट हुआ है। और इनेक्ट कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 में इनेक्ट हुआ है, ठीक है, एनफोर्समेंट हुआ है, तब से लागू हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये पहले ड्राफ्ट एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू, ठीक है, तब के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। तब उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किया था कि हम क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट मेन जो है वो हमें रखने ही रखने हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। तो ये इसी के बेस पे प्रियम्बल को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको अडॉप्ट किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी, ओके, तो उसने अडॉप्ट किया था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या प्रियम्बल को कभी क्या किया गया, अमेंड किया गया, तो यस, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट जो कि हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई है, 1976, जिसमें अमेंड किया गया इसको। तो कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड, SSI जो वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। बट अभी ये मेन पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। SSI हो गया, ये आपको 1976 में, ओके, 42nd अमेंडमेंट हुई और 1976 में, ओके, 4 और 2 6, ये याद रखना आपने। 1976 में जो है ये अमेंड हुआ है प्रियम्बल। इसमें कौन से वर्ड तीन जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और इसको एक बार ही अमेंड किया गया है अभी तक, ठीक है, 2021 चल रहा है, अभी तक प्रियम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रियम्बल, एक्चुअल में प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है। ओके, ये है भाई साहब हमारा प्रियम्बल, जो कि आपको आना ही आना चाहिए, किसी भी हालत में पूरा का पूरा आना चाहिए। अब प्रियम्बल बोलता क्या है, प्रियम्बल में लिखा क्या है, वो चीज देख लेते हैं। प्रियम्बल में लिखा है फर्स्ट लाइन, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है, वी दी पीपल, हम लोग, सारे लोग, ठीक है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve टू constitute इंडिया इनटू सॉवरेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन्स। ओके, तो कौन से वर्ड है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये वर्ड आपको पता लगा, SSI। जी बाद में कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर। इसका मतलब हो गया ये दोनों वर्ड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ, तब ये दोनों वर्ड नहीं थे, ठीक है। UPSC 2020 का क्वेश्चन निकला है, ओके, 2021 का, यहाँ से निकल गया डायरेक्ट। सॉवरेन तो था ही था, डेमोक्रेटिक भी था, रिपब्लिक था। कब, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 में। तो तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था, ये वर्ड हटा के सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ओके। लेकिन इसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योर करता है कि हम अपने सिटीजन को क्या क्या चीज़ें देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन और वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम पीपल, ठीक है, पावर किसके पास है, ठीक है, अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। और सिक्योर सिटीजन, ऑल इट्स सिटीजन लिखा है, ऑल इट्स सिटीजन, याद रखना, ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कितने वर्ड हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी।
ये हम चाहते हैं कि हम इसको सिक्योर कर पाएँ। जस्टिस किस प्रकार का? जस्टिस जो है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिकली जस्टिस हो, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो, तो इसमें सारा जो जस्टिस है ये हम प्रोवाइड करेंगे। ये कौन बोलता है? प्रीएम्बल में है। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, कितने? 5 पॉइंट है, ये याद रखने हैं। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी किस किस की लिबर्टी दी गई है? थॉट, जितना सोचना सोचो, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीफ, जिस पे करना करो, फेथ और वर्शिप, जिसकी करनी है करो, पूरी लिबर्टी दी गई है। ओके, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो इक्वालिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जितने भी सिटीजन है, देखना ऑल इट सिटीजन, ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना है। ऑल इट सिटीजन को क्या किया गया है? इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी हर एक के पास इक्वल होनी चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और ये क्या है? टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये इक्वलिटी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, तो ये एक ब्रदरहुड का जो रिलेशन है इंडिया में, ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ओके, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर एक बंदे की डिग्निटी को एश्योर करें हम, ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और देश का जो एकता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी है, उसको हम क्या रखें? मेंटेन करें, एश्योर करें। ओके, ये सारे वर्ड क्या लिखा गया है? कि कहाँ लिखा गया है? प्रीएम्बल में लिखा गया है। यही एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है, एक इंट्रोडक्शन है, यही एक आइडेंटिटी कार्ड है, यही तो है हम क्या है, इंडिया क्या है। इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज अ रिपब्लिक। ओके, इंडिया प्रोवाइड जस्टिस, इंडिया प्रोवाइड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं। ओके, इंडिया में है या नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, और यही हमारा एक्चुअल में रियलिटी है इंडिया की। ओके, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और इसी में क्या लिखा है कि हम अडॉप्ट करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और ये चीज़ें हम अश्योर करते हैं जितनी भी लिखी गई हैं। ओके, ये था क्या है? ये है हमारा टेक्स्ट, प्रीएम्बल का टेक्स्ट है, ये सबको याद होना चाहिए, रट्टा मारना है जैसे मर्जी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है आपने। देखो, एक तो चीज़ें याद करने के लिए तो सिंपल याद हो जाएंगी, कैसे याद होंगी? एस 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 ट्रिपल एस डी आर। ओके, ये आपने याद कर देना है। ये एस से सॉवरन, एस से सोशलिस्ट, एस से सेकुलर, और डी आर मतलब हो गया डॉक्टर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, याद हो गया। ये 5 के 5 वर्ड जो हैं, ये सारे कहाँ पे हैं? हमारे प्रीएम्बल में है, और यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। भाई साहब, ये तो ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट ऑफ कंपोनेंट हैं प्रीएम्बल के, ठीक है। तो आपको प्रीएम्बल क्या दर्शाता है, तो प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देखनी है। एक तो प्रीएम्बल से हम पता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कौन सी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो लोग हैं, ठीक है, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, तो वही है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी पावर है वो कहाँ से? पीपल ऑफ इंडिया से, फॉरनर से नहीं, इंडिया से, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन सी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की? वो कौन हुए? लोग हुए, तो ये पता होना चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, आपको कोई पूछेगा कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है भाई साहब, तो इंडिया स्टेट का नेचर जो है हमने प्रीएम्बल में पढ़ चुके हैं, अब उसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है ना, ये अब इसी को ही अप्लाई करना है, यही सारी चीज़ें आएंगी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसी को बढ़ा चढ़ा के हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है, आगे जो भी आएगा। ओके, इसमें कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल में हमने पढ़ दिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी पढ़ दिया कि लोग जो हैं उनके पास पावर है, ठीक है, वही एक सोर्स है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हो गया कि क्या नेचर है इंडिया जो स्टेट है उसमें क्या है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरन, कि इंडिया क्या है? सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, सेकुलर है, भाई साहब सेकुलर में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक है, भाई डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रिपब्लिकन पॉलिटी, तो ये याद रखना है
कि सॉवरेन भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सेकुलर भी हैं, डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक में। ये है हमारे इंडियन स्टेट का नेचर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, मुद्दा क्या है, मतलब मेन एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आपको खुद पता है कि ब्रिटिश के टाइम में इंडिया की क्या हालत थी और ब्रिटिश क्या क्या करे। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ब्रिटिश क्या करते थे इंडिया में। तो किसके पास पावर थी भाई साहब, इंडिया का किसके पास पावर थी, नहीं थी। तो मेन मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कि इंडिया को क्या करें, इंडिया को हम जस्टिस प्रोवाइड करें जो हमें नहीं मिल रहा था ब्रिटिश के टाइम में। लिबर्टी दें भाई साहब, जो इंडिया में जो करना चाहे तो करे तो सही, तो वो कहाँ से मिली हमें। ये ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। प्रोवाइड इट स्पेसिफाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये जैसे जैसे कीवर्ड है ना, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कभी कभी आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्ट कब हुआ, ये तो पता ही है आपको कब हुआ, 26 नवंबर 1949। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, J&K नहीं बोल रहा हूँ। ओके, वो 1957 में हुआ है, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा J&K कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सब इंस्पेक्टर के पेपर में वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डेट ऑफ अडॉप्शन आपने पढ़ लेनी है। डेट सिंपल की सिंपल याद करनी, क्योंकि डेट जो है ये JKSS भी पूछता ही पूछता है डेटें, ठीक है, जितनी भी हैं ये आपको एग्जैक्टली सेम याद कर देनी है। अब कुछ कीवर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारों का मतलब क्या है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो सारे जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं, जितने ये सारे आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले सॉवरेन जो लिखा गया है हमारे प्रीएम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, द वर्ड सॉवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन। तो आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947 में। ओके, हम क्या हुए, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गए। किससे हुए, ब्रिटिश से। ओके, इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब क्या है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, यही एक सॉवरेन का मतलब है। सॉवरेन मीन वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर नेशन, ठीक है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या कि इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या बोले, सॉवरेन मीन्स यू आर अ, इंडिया इज अ, sovereign implies that India is neither a dependency or nor a dominant of any other nation। ये इसका मतलब हुआ, but an independent state। क्या है, independent state है। कीवर्ड है पकड़ना आपने, independent state है। हम आज़ाद हो गए ना 15 अगस्त 1947 के बाद, तो हम independent state है। There is no authority above it। इंडिया के ऊपर कोई और कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है। ओके, पहले कौन था, देश हमारा 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंट मिली है। उससे पहले ब्रिटिश हमारे ऊपर थे, ठीक है, बट अब कोई भी नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। स्टेट क्या है, कंट्री आना चाहिए ना, इंडिपेंडेंट कंट्री आना चाहिए, लेकिन कंट्री क्या है, एक जियोग्राफिकल टर्म है। स्टेट जो है एक पॉलिटिकल टर्म है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, तो इसमें आएगा स्टेट। ओके, इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब हो गया पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट बोलते हैं, लेकिन हम जियोग्राफिकल टर्म में कंट्री बोलते हैं। ओके, इंडिया इज अ कंट्री, वो हम बोलते हैं जियोग्राफिकल टर्म में, स्टेट बोलते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। ओके, सॉवरेन मीन्स देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट ऑन इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। भाई सर, हमें कोई भी अपना मसला होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो हम खुद ही देखेंगे। ओके, J&K का मसला, ठीक है, जम्मू कश्मीर का मसला, दैट इज आवर इंटरनल मैटर। ओके, और फॉरेनर के साथ एक्सटर्नल मैटर जो संभालेगा वो इंडिया ही संभालेगा, बाहर से आगे हमें कोई कुछ नहीं बताएगा। ओके, उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ओके, सोशलिस्ट भाई साहब क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट देखो लेक्चर आपको एंड में देखना, थोड़ा सा लंबा लेक्चर जरूर हो सकता है, लेकिन आपको एक बार पढ़ लोगे ना, चीज़ें दिमाग में घुस गई ना, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको MCQ फॉर्म, जब हम MCQ भी करेंगे इनके, और इसका शॉर्टकट देखो, प्रीएम्बल का मेरे शॉर्ट अगर कराना हो ना तो एक ही पेज में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन डिटेल में पढ़ दो
ताकि लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे उसमें क्या होगा। इसके अलावा आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, ओके, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल सकती है। वो सेम चैनल का नाम है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी यूट्यूब चैनल नाम से आपने सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन करना है, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल सकती है लेक्चर की। ओके, इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, तो सोशलिस्ट वर्ड कब जोड़ा गया, ठीक है। सोशलिस्ट मैंने पहले बताया कि देखो सोशलिस्ट ये इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 से लेकर 77, उस दौरान में ये 76 में, ठीक है, 1976 में सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया कि हम एक क्या है, सोशलिज्म में बिलीव करने वाले बंदे हैं। ओके, सोशलिज्म, ओके। और क्या ये सोशलिस्ट वर्ड पहले नहीं था? क्या इंडिया सोशलिस्ट कंट्री नहीं थी? इंडिया वाज आ सोशलिस्ट कंट्री, लेकिन वर्ड जो है प्रीएम्बल में नहीं जोड़ा गया था भाई साहब, प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, वो जोड़ा गया बस, और कुछ भी नहीं है। इवन बिफोर द टर्म वाज एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट in 1976, the constitution had a socialist content in the form of certain DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आप DPSP पढ़ेंगे ना, आपको उधर पता चल जाएगा कि सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो आइडिया था ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये बाद में इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया वर्ड, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। ओके, इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज हिदेटो इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नाउ मेड एक्सप्लिसिट। अब क्या कर दिया, उसको बता दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था, इम्प्लिसिट था, उसको कर दिया एक्सप्लिसिट कर दिया, मेंशन कर दिया डायरेक्टली कि हम क्या है, सोशलिस्ट कंट्री हैं, बस इतना किया भाई साहब। ओके, नोटेबली इंडिया इज अ ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। इंडिया क्या है, एक ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। कौन सा सोशलिज्म भाई साहब? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। बस ये चीज़ याद रखनी है। कम्युनिज्म क्या है? ये चाइना या फिर रशिया, वो क्या है, वो किस में बिलीव करते हैं, चाइना और रशिया कम्युनिज्म में। इंडिया किस में बिलीव करता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। बस ये इतना याद रखना है। ओके, इंडियन ब्रांड जो है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म, आल्सो नोन एज ए स्टेट सोशलिज्म। किसको बोली? कम्युनिस्ट को सोशलिज्म के लिए बोल रहे हैं। ओके, विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, इसका मतलब समझा रहे हैं। ओके, सोशलिस्ट वर्ड पता चल गया, बस आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करने वाले हैं ना, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। हमारे में क्या है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो हम किस में करते हैं? मिक्स जो है इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। तो हमारे में क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, सोशलिज्म है। लेकिन जो कम्युनिज्म होते हैं ना, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, उसमें जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कौन संभालता है? वो स्टेट संभालती है, और वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई नाम निशान नहीं होता है। लेकिन हमारे में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक मतलब हो गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। भाई साहब एक और वर्ड आ गया, सेकुलर वर्ड। ओके, हम सेकुलर हैं या नहीं है, बहुत डिबेट होता है इस पर। वी आर सेकुलर, भाई साहब क्यों नहीं सेकुलर? हम ये जब कॉन्स्टिट्यूशन था तब से सेकुलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब से सेकुलर है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भाई साहब क्या ये वर्ड पहले प्रीएम्बल में जोड़ा गया था? नहीं। कब जोड़ा? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी ने बोला हम क्या हैं, सेकुलर हैं, और यही वो वर्ड जोड़ा गया था। टर्म सेकुलर टू वाज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये 42 है, इसे याद रखना है कि 1976 में जोड़ा गया। अब मैं 4 + 2 कितना हो गया, 6। अब क्यों बोल रहा हूँ, कभी कोई क्वेश्चन में आएगा 1978, तो वो ये चीज़ टिक नहीं करनी, इधर टिक करना है 76। और वैसे भी ये याद रहने वाला है, क्योंकि SSI वर्ड जो है ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में इन्होंने जोड़ा था। इमरजेंसी कब आई थी? इंदिरा गांधी ने लाई थी, वो थी 1975 से 77, तो इसके बीच में 76 में लाया था। ये वैसे भी SSI वर्ड जो है, सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी, ये वर्ड वैसे भी याद रहने वाले हैं आपको, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, हाउएवर एज ए सुप्रीम कोर्ट सेड इन द 1974, although the word secular state was not expressly mentioned in constitution, सेकुलर स्टेट के ही मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कब बोला? 1974 में। But there is no doubt that constitution maker wanted to establish such a state
एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 से अगर 28 तक देखोगे, 25 से अगर 28 से देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंडिया सेकुलर स्टेट है या नहीं है। ओके, इंडिया वाज अ सेकुलर स्टेट, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया सेकुलर स्टेट था। इस अब सेकुलर वर्ड जोड़ा नहीं गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेकुलर नहीं थे, हम सेकुलर थे। ओके, यही वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की। देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले वांटेड टू एस्टेब्लिश सच अ स्टेट एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 to 28 दिए गए हैं। अब आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट में आएगा। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब है कि इसमें वो देख ले, गारंटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या बोला? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी फ्रीडम है। ओके, यही क्या बोला गया है, तो ये क्या है, इट इज़ अ सेकुलर। ओके, हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेकुलर वर्ड हमारे अगर प्रीएम्बल में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो गया हम सेकुलर नहीं है, वी आर ऑलरेडी अ सेकुलर स्टेट। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। भाई साहब, ये क्या हुआ पॉजिटिव? एक होता है, देखो, एक सेकुलरिज्म जो होता है ना, सेकुलरिज्म जो है वो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ओके, और पॉजिटिव क्या हुआ, ये नेगेटिव क्या हुआ हो गया, ये कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो सेकुलर जो है वो पॉजिटिव क्या हुआ और नेगेटिव क्या हुआ, अब यही चीज़ देखनी है हमने। ठीक है, और इंडिया जो है वो पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव मतलब ये हुआ, देखो, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो वेस्टर्न डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की, वो हो गया कि जो पॉलिटिक्स है ना, या गवर्नमेंट रखो आप, और रिलीजन है, उसका कोई लेन देन नहीं, ये टोटली सेपरेट है। बस ये बात बोलता है सेकुलरिज्म कि रिलीजन का काम अपनी जगह है, उसको दे। इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट, इंडिया की नहीं, किसी भी गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होना चाहिए। देयर इज अ सेपरेशन होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है रिलीजन में, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। लेकिन ये डेफिनेशन किसकी है? वेस्टर्न डेफिनेशन। ओके, इंडिया की डेफिनेशन क्या है भाई साहब? हम क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा दे दो रिलीजन को भी। तो ये है इंडिया की पॉजिटिव डेफिनेशन। पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म हो गया कि ऑल रिलीजन्स इन अवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। क्या बोला मैंने? बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कंसेप्ट हो गया कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो कोई भी धर्म हो, ऑल रिलीजन इन अवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट मिलेगी किसे? गवर्नमेंट से। ठीक है, कोई भी रिलीजन होगा। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम बहन भाई। तो ये क्या हुआ, ये वही सिखाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो भाई साहब? डेमोक्रेटिक हो गया अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिखा है डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप बोलोगे, बाय द पीपल फॉर द पीपल। इब्राहिम लिंकन वो भला क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। चलो लिख लेते हैं, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज अ पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। कि जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। देखो, आप वोट करते हो, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब। ओके, और यही लोग हैं जो इंदिरा गांधी जी को चुना था उन्होंने। ओके, तो इट ऑल डिपेंड अपॉन पावर, सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके, ये थे मोदी साहब बीजेपी, ये है इंदिरा गांधी कांग्रेस के। दोनों लीडर अपने अपने टाइम में बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, कर रहे हैं। ठीक है, द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल in the broader sense, embracing not only political democracy but also a social and economic democracy। जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया है प्रीएम्बल में,
उसका मतलब खाली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना नहीं है भाई साहब, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया, डेमोक्रेटिक मतलब हो गया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ओके, और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। जब डीपीएस भी पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कि राइट टू वेज, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे कहाँ से आए, तो ये यहीं से निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया रिपब्लिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब होगा कि भाई सीधी सी बात है, देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो भी होती है, ठीक है, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की होंगी। एक तो आ गया मोनार्की, ठीक है, एक आ गया रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या बोला मैंने, डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी जितनी भी होंगी, डेमोक्रेटिक बाय द पीपल फॉर द पीपल, जहां पे वोट दिए जाएंगे, चुने जाएंगे लोग, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में एक तो मोनार्की होती है और रिपब्लिक होता है। तो अब इंडिया में क्या है, रिपब्लिक। इंडिया में मोनार्की नहीं है, लेकिन मोनार्की होता क्या है ये तो पता चले, रिपब्लिक होता क्या है ये तो पता चले। यस, इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट मोस्टली कौन होता है, किंग और क्वीन। जैसे ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है, वहां पे जो हेड है वो कौन है, बोलते हैं ना क्वीन विक्टोरिया, ओके, या जो भी है अभी भी। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है किंग और क्वीन रहते हैं, एंजॉय हेरिडेटरी पोजीशन। हेरिडेटरी मतलब हो गया दादा परदादा वो चल रहे हैं, वही क्या बन रहे हैं, राजा राजा बन रहे हैं, तो वही हेड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई राजा था, उसका बेटा, उसका बेटी, उसका बेटा, उसका जो भी, ये हेरिडेटरी जो सिस्टम चलता है, तो ये मोनार्की में चलता है। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट किंग और क्वीन एंजॉय हेरिडेटरी पोजीशन, दैट इज ही कम्स इनटू द ऑफिस थ्रू सक्सेशन। इजी ब्रिटेन एग्जांपल लेके चले हम, तो ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इन द रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, फॉर एग्जांपल यूएसए। तो मतलब हो गया कि रिपब्लिक क्या होगा, रिपब्लिक मतलब हो गया जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द जो स्टेट है वो कौन इलेक्ट करेगा, लोग उसको इलेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्टेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन वो फिक्स पीरियड के लिए होगा। जैसे एग्जांपल लेके चले यूएसए में, तो इंडिया भी क्या है, इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक डे बनाते हैं ना हम, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, ओके। क्यों, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट भाई साहब। तो इनको चुनता कौन है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है ना भाई साहब। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम भाई साहब, द ग्रेट पर्सन, इग्नाइटेड माइंड, ओके। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे किसी टाइम में, द ग्रेट, दे आर द ग्रेट प्रेसिडेंट, ओके। तो अभी जो है इनको कौन चूज करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कितने फिक्स पीरियड के लिए, तो ये आ गया रिपब्लिक, जिसमें हम चुन सकते हैं किसी को। ऐसा नहीं है कि दादा परदादा उसके आगे बेटे बूटे चलते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी दर, वैसा कुछ नहीं चलता इधर, ठीक है। इंडिया ये मोनार्की, मोनार्की में चलता होगा, इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया में रिपब्लिक है, जो लोग चुनेंगे वही नेता बनेगा, ओके। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन अवर प्रीएम्बल indicates that India has an elected head called president। तो रिपब्लिक का मतलब हो गया कि जो हमारा इंडिया है उनका जो इलेक्टेड हेड होगा, बस इतना याद रखना है। रिपब्लिक मतलब हो गया कि हमारा क्या है, इलेक्टेड हेड है, बस इतना याद कर दोगे, एमसीक्यू में पता चल जाएगा कि रिपब्लिक का मतलब हो गया इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड, हेड ऑफ द स्टेट, तो वो हमारा है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, ये तो इलेक्टेड हेड ऑफ द इंडिया है ना, इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन होता है, जैसे इंडिया का लेके चले तो प्रेसिडेंट है, रामनाथ कोविंद। बट अगर इसकी जगह, स्टेट की जगह गवर्नमेंट लिखेंगे तो वो आएगा प्राइम मिनिस्टर, ओके। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। कौन है, नरेंद्र मोदी। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड ऑफ 5 years। तो प्रेसिडेंट को कब, कितने हम इलेक्ट करते हैं, 5 साल के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, ओके। नेक्स्ट जो है भाई साहब जस्टिस। देखो लेक्चर लंबा जा रहा है, लेकिन कि कुछ चीज़ें सीखनी है ना, लेक्चर लंबा जितना जाए आपको देखना ही देखना है। द टर्म जस्टिस इज द प्रीएम्बल एम्ब्रेसिस 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स। मतलब हो गया कि ये इंपॉर्टेंट, इसमें एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ये मैंने लिखा है, ओके। द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसिस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। तो जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोशो में क्या आएगा, इकोनॉमिक में क्या आएगा, पॉलिटिकल में क्या आएगा, वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये हम सिक्योर कैसे करेंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे सिक्योर करेंगे, वेरियस प्रोविजन दिए गए हैं किसमें, फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट में भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी। कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट के थ्रू मिलेगी हमें और कुछ मिलेगी हमें डीपीएसपी के थ्रू। क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। या तो हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू मिलेगा या फिर डीपीएसपी के थ्रू मिलेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रियम्बल में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि कुछ जो जस्टिस हमें मिलेगा, न्याय मिलेगा, वो हम क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट के थ्रू या फिर डीपीएसपी के थ्रू। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो राइट हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये जस्टिस जो मिलेगा हमें तो कहाँ से मिलेगा? फंडामेंटल राइट से भी मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी मिलता है। एमसीक्यू मैंने बता दिया अभी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाए। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें थोड़ा थोड़ा सा है, देख लेते हैं। सोशल जस्टिस मतलब क्या हो गया? डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन। सोशल जस्टिस हो गया कि यार सोशली जस्टिस देना, मतलब कोई भी पर्सन है उसको सोशली जो है वो अलग नहीं करना, उसको कोई कास्ट, किसी कास्ट का है, कोई किसी कलर का है, कोई किसी रेस का है, कोई किसी रिलीजन का है, मेल है, सेक्स मेल और फीमेल है, तो वो सोशली मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सबको एक समान एक साथ ट्रीटमेंट करना ऑल सिटीजन का। ओके, उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस, उसी को बोलेंगे सोशल जस्टिस। इट मीन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल जस्टिस मीन्स, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एंड इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और एक चीज लिखी गई है कि कम से कम इंप्रूवमेंट होनी चाहिए जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी एंड वुमेन, ये सारे क्या हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन जो है, इनकी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करनी है, ये बात करता है जस्टिस, तभी सोशली जस्टिस होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब हो गया इकोनॉमिकली, ठीक है, पैसा, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर। तो डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि यार इसके पास ज़्यादा पैसा, इसके पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा है कुछ लोग उसके पास जाएंगे, जिसके पास कम है उसको कोई देखेगा नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, समझे? नॉन डिस्क्रिमिनेट between the people of basis of economic factor. It involves the elimination of glaring inequality in wealth, income, property. Okay, economic wealth, ये यूपीएससी का इस बार को क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्टिकल 39 डीपीएसपी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये वही फैक्टर है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब हो गया तुमने क्या करना है? सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करना है, जैसे अभी बताया कि कुछ जैसे वुमेन्स होती हैं, एससी एसटी होते हैं, ड्यू टू सम रीजन बैकवर्ड रह जाते हैं, तो उनको क्या है, कहीं रिजर्वेशन दी जाती है, इंप्रूवमेंट किया जाता है उनके लिए, ठीक है। तो वो क्या है? एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। ओके, तो सोशल जस्टिस भी आ गया। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या हो गया? तो इकोनॉमिक जस्टिस में जैसे आ गया आपका इनकम के बेस पर टैक्स लगेगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा टैक्स देंगे, जिनके पास है ही नहीं कुछ, जो गरीब है उनका उन्होंने टैक्स। भाई कौन भरता है? जो गरीब है वो टैक्स कौन सा भरता है? बड़े बड़े लोग जो लाले होते हैं वही टैक्स भरते हैं, गरीब लोग थोड़ी टैक्स भरते हैं, ठीक है। ये किस लिए होता है? ताकि मेंटेन करें, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करें, ठीक है। और कोई बंदा 20 लाख कमा रहा है ना, तो वो टैक्स भी तो पे कर रहा है। जो बंदा कमा ही रहा है 10,000 मेरी तरह, ओके, तो वो टैक्स क्या पे करेगा? ओके, तो ये बात होती है अंदर की। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ओके, ये दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है डायरेक्ट कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या हुआ, तो आपने याद रखना है एक सोशल जस्टिस जो हमने अभी पढ़ा, एक सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। ओके, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हुआ? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हो गया इट इंप्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड बी इक्वल, शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हो गया कि देखो पॉलिटिकल राइट, जैसे राइट टू वोट है, उसका अधिकार होना चाहिए। पॉलिटिकल ऑफिस में जाने के लिए, चाहे वो किसी का भी ऑफिस है, वहाँ जाने के लिए इक्वल एक्सेस हो, तो वो ये इक्वल क्या हुआ? पॉलिटिकल जस्टिस। इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, तो आपकी सेम जो है आवाज़ गवर्नमेंट सुने, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आइडिया था जस्टिस का, ये लिया कहाँ से गया था? किसको ये आया कि ये जस्टिस भी कोई चीज़ है? ये जो जस्टिस है ये वर्ड कहाँ से लिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहाँ से ली गई, ऐसा किस महान व्यक्ति था, ऐसा कौन स्कॉलर था जिसमें ये जस्टिस की बात चल रही थी। तो एट दैट टाइम
1970 में रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जस्टिस आइडिया, कब क्वेश्चन आ जाएगा, द आइडियल ऑफ जस्टिस हैज़ बीन टेकन इन इंडिया फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो ये आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, ये सारा लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आइडियल ऑफ जस्टिस जो लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन लिया गया है। लिबर्टी का मतलब क्या हो गया भाई साहब? लिबर्टी का मतलब हो गया आपको आज़ादी है। भाई कैसी आज़ादी, कहाँ की आज़ादी, ये देख लो। ये देखो भाई साहब, लिबर्टी, द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मतलब हो गया कि तुम्हें आज़ादी है, तुम कुछ भी कर सकते हो ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब हो गया कि आज़ादी देनी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ, समझ गए क्या कहना चाहते हैं? डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी हो उसमें डेवलपमेंट हो, उसको बोलते हैं लिबर्टी, समझ गए? थोड़ा सा खुला छोड़ना किसी को ताकि वो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए। और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्ट, रोकना नहीं भाई साहब, रोकने का मतलब नहीं होगा, अगर तुम किसी चीज़ को रोकते हो तो वो लिबर्टी थोड़ी हुई। तो मतलब हो गया लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जहां तुम किसी को रोकते नहीं हो, ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें रोका ना जाए, ये हो गया लिबर्टी। एट द सेम टाइम, लेकिन तुम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो भाई साहब, अगर तुम उसको रोक नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके ताकि उसकी जो है डेवलपमेंट, इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी हो उसको डेवलप हो। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि लिबर्टी का मतलब बताओ, तो आपने याद रखना, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके, कहीं ना कहीं तो आने के चांसेस हैं, चाहे वो JKSSB हो, चाहे JKPSC हो या UPSC हो, ओके, सब में आने के चांसेस हैं दोबारा से, ओके। और इसमें जो है बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ही चीज़ आपने याद रखनी है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी दी गई है, लिबर्टी का मतलब नहीं होगा आपको आज़ादी दी कुछ भी करने लग जाओ, नहीं भाई। लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस भाई साहब, कि तुम कुछ भी उठ के कुछ भी करने लग जाओ, ठीक है। लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स एंड हैज़ टू बी एंजॉयड विद इन दी लिमिटेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशन से आप थोड़ा सा बाहर गए तो मतलब क्या होगा, लिबर्टी का मतलब थोड़ी होगा कि आपके पास लाइसेंस है कुछ भी करो, समझ रहे हो? लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू व्हाट वन लाइक्स। तुम क्या चाहते हो, तुम किसी को गोली मारना चाहते हो तो वो थोड़ी चलेगा। लिबर्टी का मतलब हो गया आज़ादी दे दी आपको, तुम उठ के किसी को गोली मारोगे, भाई ऐसा तो नहीं है ना जो तुम चाहते हो, ये लाइसेंस तो नहीं मिला है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के आधार पर चलना होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं, बस वही चीज़ बता रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब हो गया कि अंडर द सुपरविजन ऑफ द, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं उसी के अंडर चलना है, ओके। एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल और द फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लिबर्टी है एब्सोल्यूट नहीं है कि मतलब तुम्हें आज़ादी दे दी किसी प्रकार की कुछ भी कर दो, वैसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाई, ठीक है। क्वालिफाई है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा ये बताओ कि लिबर्टी का कंसेप्ट कहाँ से आया भाई? लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी आ गया, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड जोड़े गए हैं, ये कंसेप्ट आया फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 1799, यहाँ पे फ्रेंच में रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ें आगे आने वाले हम टाइम में पढ़ेंगे, चाहे कहीं भी फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, DPSP में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला, पूरा लेक्चर देखना आपने, ठीक है। इक्वालिटी, ये फिर इक्वालिटी आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स में आएगा, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि की वर्ड समझने आपने। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। इक्वालिटी मतलब हो गया एक समान, ठीक है, एक समान, ये ऐसे समान, ठीक है, ऐसे बराबर, इक्वालिटी। अगर इसको दो चीज़ें दी, इसको दो चीज़ें दी, तो ये आ गया इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम में। अगर तुमने गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसको दो चीज़ दे रही है, इसको चार दे रही है, तो सामने पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए किसी को कोई भी चीज़ के लिए, इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसको बोलते हैं इक्वालिटी, ओके। द इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस हो गया ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड the provision to educate opportunities for all individuals without discrimination।
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको एक समान देखा जाए, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। ओके, समझ आ गया? सबको एक समान देखा जाए, कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी एक सोसाइटी को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हो और किसी को नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। इसलिए वो बोला जाता है इक्वालिटी, वो बोलेंगे हम जिसमें एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल नहीं है, सब एक जैसे हैं, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में भी लिखी गई हैं। अब ये प्रोवाइड कैसे किए जाते हैं? इक्वालिटी हमारे जो है 3 डायमेंशन में प्रोवाइड होती है, एक सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। और ये सारे जो हैं सिविक इक्वालिटी आपको कहाँ दिखेगी भाई? सिविक इक्वालिटी जो है वो आपको दिखेगी फंडामेंटल राइट्स में। तो जैसे हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्या है आर्टिकल 15 में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाए। ओके, वो क्या है आर्टिकल 16 है। ये सारा क्या इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, सबको एक समान देना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये नहीं होनी चाहिए। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये टाइटल टूटल जो है ये नहीं रहने चाहिए, राजा महाराजा ये सिस्टम नहीं रहना चाहिए। ओके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ें देख लेनी है कि जैसे आर्टिकल 39 में डीपीएसपी में सिक्योर टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एडुकेट मीन्स अ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, भाई देखो अगर एक लेडीज़ है और एक लेडा है, सॉरी एक मैन है और एक वोमेन है, ओके, और अगर इनको सैलरी मिलती है भाई साहब 1500 एक दिन की, तो इनको भी 1500 मिलनी चाहिए, ये होती है इक्वालिटी। ये नहीं कि वोमेन है तो उसको क्या है 1000 रुपये दे दो और इधर 1500 दे दो, तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये है डीपीएसपी भी क्या बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 में लिखा है सिक्योर टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट होने चाहिए, इक्वलिटी की बात करें, इक्वल राइट होने चाहिए, ताकि वो एडुकेट मीन्स आर लाइवलीहुड भी करें और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही पे होना चाहिए। ये कहाँ है, ये इक्वालिटी की बात चल रही है। ओके, फ्रेटर्निटी भाई साहब हो गया, जब भी फ्रेटर्निटी वर्ड आएगा तो आपको सेंस ऑफ ब्रदरहुड आना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। तो ये भाईचारा हमारे आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे आर्टिकल 51A में। ओके, तो ये उसमें भी लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो ट्रांसजेंडर रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, किसी भी सेक्शनल डाइवर्सिटी का हो, वो नहीं होना चाहिए। हमें ब्रदरहुड भाईचारा एक जैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं, हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं। प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर दो चीज़ें जो है फ्रेटर्निटी जो है में होनी चाहिए, प्रियम्बल अश्योर करता है। एक तो भाई हर एक इंसान की अपनी एक डिग्निटी हो, तो उसको डिग्निटी को क्या करना है, संभाल के रखना है, ओके, इज्जत करनी है, ठीक है। तो दूसरा आ गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब होगा कि यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की हम एकता, ठीक है, इंडिया जम्मू कश्मीर से लेके, ओके, और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये सारा एक है, इधर से लेके ईस्ट से वेस्ट, ये ईस्ट ये वेस्ट, ये नॉर्थ ये साउथ, ये एक, ठीक है। ये क्या आ गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये होना चाहिए, भाईचारा आपस में भी। भाई साहब ये लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। ये सारी कंट्रोवर्सी उठी थी एक टाइम में कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अब भाई बात ये हुई, ये एक किताब है, किताब के पहले पेज में आप लिख रहे हो कि ये प्रीफेस है, ये पूरी बुक का मतलब हो गया कि 250 पेज की किताब है आपकी, और पहले पन्ने में आप प्रीफेस लिख रहे हो कि इसमें ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ठीक है। वो कि एक निचोड़ था। अब ये कंट्रोवर्सी होगी, कुछ केस होने लगे कि प्रियम्बल में ऐसी चीज़ें लिखी हैं, फंडामेंटल राइट में ऐसे लिखा है, डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में ऐसा लिखा है, डीपीएसपी में ऐसा लिखा है, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, बोले भाई साहब फंडामेंटल प्रियम्बल में तो ऐसा लिखा हुआ है, तो आप हमें क्यों नहीं अधिकार दे रहे हो। तो ये कंट्रोवर्सी चलने लगी कि ये फंडामेंटल डीपीएसपी में
फंडामेंटल राइट में नहीं है, डीपी और या डीपीएसपी में नहीं है, लेकिन प्रियम्बल में है। तो क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं है। क्या इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? क्या ये जस्टिसेबल है या नहीं है? तो उसी की ही बात करेंगे, ठीक है। इसके बेस पे हम कोर्ट पे जा सकते हैं कि प्रियम्बल में ये चीज़ें लिखी हैं, हमें क्यों नहीं मिल रही हैं। ओके, तो वही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और कंट्रोवर्सी ये थी, वन ऑफ द कंट्रोवर्सी अबाउट द प्रियम्बल इज एज टू वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो 3 केस हैं, एक बर्बरी यूनियन केस 1960, एक केशवानंद भारती केस 1973 और LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ओके, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो ये केस आया था बर्बरी यूनियन ऑफ इंडिया 1960, केशवानंद भारती केस 1973, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो पहला जो केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, क्लियरली बोल दिया कि, क्या बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको बताना चाहिए कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो बर्बरी यूनियन में बोला। ओके, दूसरा क्या, केशवानंद भारती केस 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट की अर्लियर ओपिनियन, मतलब हो गया अर्लियर ओपिनियन, हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट, सेम सुप्रीम कोर्ट है ना, कि भाई साहब जो है हमने पहले बोला ना, ये हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया। क्या बोला? पहले उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, जो हमने पहले ओपिनियन दी थी, जो हमारी राय थी, ये गलत है, प्रियम्बल तो पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो आपको याद रखना, यहाँ पे बोला नॉट पार्ट, किस केस में? बर्बर यूनियन केस में। केशवानंद भारती केस में क्या बोला है? केशवानंद भारती केस में बोला है कि ये पार्ट है। भाई साहब सिर्फ बोला कि पार्ट है। एक और केस आ गया, LIC का केस, ठीक है, 1995 में सुप्रीम कोर्ट फिर सपना आ गया। सुप्रीम कोर्ट बोलती भाई ये इंटीग्रल पार्ट है। क्या बोला? प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको समझ आ गया कि भाई ये बुक का जो पहला पन्ने था, प्रीफेस था, भाई ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे तो जब तक आपको यूनिट नहीं पता, ये चैप्टर नहीं पता, किताब का क्या पता चलेगा। उन्होंने बोला भाई साहब मानो ना मानो कि ये इंटीग्रल पार्ट है। बस यही है, 3 केस हैं जो आपको बताना चाहिए। बर्बर यूनियन में इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती में केस में बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट, और LIC केस में बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों केस आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है। इससे पहले जितनी टर्म्स है, की टर्म्स हैं, जो की टर्म्स हमने डिफाइन की, एक एक की टर्म्स पढ़ा, क्योंकि वही की टर्म्स हमने आगे पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका रोल आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो है एक लास्ट रह गया, लास्ट प्रियम्बल जो है। ये देखो, प्रियम्बल जो है, 2 चीजें आपने याद रखनी प्रियम्बल के लेके। प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। तो प्रियम्बल किसी भी लेजिस्लेचर को, ठीक है, पावर नहीं देता है, बस ये याद रखना है। इट इज अ नॉन जस्टिसेबल। क्या बोला इसने? प्रियम्बल जो है वो क्या है? नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हुआ कि हम इसमें जो चीजें लिखी हैं उसको देख के डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। कोर्ट में जाएंगे भी तो उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इट इज अ नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो एनफोर्सेबल नहीं होंगे इन केस हम कोर्ट में भी जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रियम्बल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारा आज का। तो पॉलिटी की सेक्शन यहीं से स्टार्ट हुई हमारी प्रियम्बल से, जो काफ़ी इंटरेस्टेड थी। ये आपने याद कर देना है, जितना भी विद द पीपल ऑफ इंडिया, सारी पावर किसके पास है? लोगों के हाथ में है। और को क्या था, ये इंपॉर्टेंट था जो हमने आज पढ़ा आज की डेट में। तो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, रिवीजन कर देते हैं। प्रियम्बल जो है, एक तो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा इसमें बोला कि प्रियम्बल जो है समरी एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है N.A. पालकीवाला ने बोला कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट है। फिर माइंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो है प्रियम्बल। ये भी आपको बताना चाहिए। इनके ऑब्जेक्टिव करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कर देंगे। और प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो इट इज़ बेस्ड अपॉन, तो कोई भी कोई क्वेश्चन आता है कि जो प्रियम्बल है वो किसके बेस पे है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे, ये भी याद रखना है। और प्रियम्बल का ये पूरा जो है ये याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये आपने याद कर दिया तो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होने वाली हैं। ओके, ये सारा याद कर देना है। मेन याद रखना है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड, कहाँ है इंटीग्रिटी जी, ये तीनों वर्ड जो है SSI
आपने याद रखना है, इंदिरा गांधी जी के टाइम में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी, एक ही चीज़ें याद करने वाली, ठीक है, वैसे ही याद हो जाएगा। 75 76 और 1976 में लाई, और 42nd अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, उसमें ये वर्ड जो है क्या किए गए, ऐड किए गए। बट इंडिया वाज ऑलरेडी अ सोशलिस्ट, ऑलरेडी अ सेकुलर, ऑलरेडी अ इंटीग्रेटी, ठीक है, इंडिया में ऑलरेडी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी थी, छुपी हुई थी ना, लेकिन उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हम सोशलिस्ट सेकुलर। कभी क्वेश्चन आएगा क्या इंडिया सोशलिस्ट सेकुलर, ये वर्ड जो ऐड किया गया, क्वेश्चन मोस्टली आता है कि सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया, तो आपको बताना चाहिए 42nd 1976 में किया गया, बस इतना ही याद करना है आपने, ठीक है, इसमें, और बाकी ये याद पूरा कर देना है, ओके। और नेक्स्ट जो है आपने याद करना है ये कीवर्ड, जैसे सॉवरेन का मतलब क्या हो गया, सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, इसका मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक मतलब हो गया कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, बस इतना याद रखना। जस्टिस हो गया कि 3 प्रकार का जस्टिस होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसको बोलते हैं, सोशल जस्टिस, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं सोशल जस्टिस प्लस जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, ये दोनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। तो जस्टिस 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या ये डीपीएस में और फंडामेंटल राइट में जस्टिस प्रोवाइड किए गए हैं? यस, फंडामेंटल राइट में भी हैं, डीपीएसपी में, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ भी पढ़ देंगे हम, ओके। लिबर्टी जो है, लिबर्टी का मतलब हो गया कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होनी चाहिए, और इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अपने आप को वो क्या करे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सके, तो उसके लिए लिबर्टी होती है। लिबर्टी का मतलब नहीं लाइसेंस दे दिया किसी को कुछ भी करना है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होगा क्या कि जो तुम चाहते हो तो वही करो, ठीक है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही आपको चलना है। इक्वलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द सोसाइटी, ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है। और इक्वालिटी कहाँ कहाँ दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे तो फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, लेकिन देख लेना है। फ्रेटर्निटी जब भी वर्ड आया उसका मतलब हो गया भाईचारा। और लास्ट में हमने पढ़ा प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं, 3 केस थे, बेरबरी यूनियन केस, कैशमैन भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस, और पहले वाले केस में बोला, और केस की डेट भी याद रखनी, क्योंकि ये डेट पे जेकेएसएस वाले बड़े घुमाते हैं। 1960 में कैशमैन भारती केस, इनके अभी रिसेंटली ना शायद से लास्ट ईयर में डेथ होगी कैशमैन भारती की, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस, ओके। 24 अप्रैल 1973 में, ठीक है, ये केस आया था। और आपको पता है पंचायती राज डे जो है वो भी 24 अप्रैल है, और 24 अप्रैल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973 में, ओ सॉरी 1992 में हमारा वो है ना 73rd अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, किसको लेके, PRI को लेके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। और ये जो पंचायती राज को लेके हुई वो भी कब हुई है, 24 अप्रैल को, तभी तो पंचायती पंचायती डे जो है, ठीक है, पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं हम, ठीक है, जो कि 1993 में क्या हुआ, लागू हुआ था 24 अप्रैल को लेके ये। लेकिन 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट इसलिए कैशमैन भारती जी जो है, इनका केस जो है, कैशमैन भारती मेल और फीमेल, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेदर, आप मेरे को ये पता चल जाएगा आपने जो लेक्चर एंड तक देखा, केशवानंद भारती जो है मेल है या फीमेल है, ये आपने कमेंट करना है, इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं और आपने लेक्चर एंड तक देखा है, ओके। थैंक यू सो मच। इसके MCQ जो है अलग से ला लेंगे, ठीक है, 10 मिनट में MCQ जितने भी प्रेम्बल पे बनेंगे तो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़े लंबे होंगे लेकिन आपको डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। रेफर करनी है तो लक्ष्मीकांत कर सकते हैं आप रेफर, ओके। बाकी आपने लेक्चर देखने पॉलिटी की, आपको मजे से पढ़ना है, हर जैसे प्रीएम्बल है तो आप इस पे MCQ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो MCQ डिस्कस करते रहेंगे, 15-20 MCQ प्रैक्टिस कर देंगे तो काफ़ी रहेगा। ऐसे ही हम आगे लेक्चर लाएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट होंगे तो पहले फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, उसके 15-20 क्वेश्चन कर देंगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। DPS भी करेंगे, इस तरह से पार्लियामेंट करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम पॉलिटी खत्म कर देंगे, ओके। 15-20 ही लेक्चर आने हैं, उसमें पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ओके, पूरा डिस्कशन होगी इस पर। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपने पहली बार विजिट किया था लाइक करें, शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें, ओके। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है तो इसी नाम पे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ओके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।